नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वह महिलाओं से संबंधित है, यानी कि कह सकते हैं कि सामाजिक मुद्दा है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं के लिए कानूनी प्रक्रिया कठिन, यानी कि महिलाएं जो है, यदि उनको किसी तरह का समस्या आता है, चाहे वह घरेलू हिंसा का समस्या हो या किसी तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया हो, छेड़छाड़ किया गया हो, किसी भी तरह से वह कानूनी सहायता लेने जब जाती हैं, और कानूनी सहायता लेने का यहाँ पर अलग अलग स्टेज पे तात्पर्य है, यानी कि वह हो सकता है पहले पुलिस स्टेशन जाए, वकील के पास जाए, न्यायपालिका में जाए। इन सभी स्टेजेस पे यह देखा गया है कि वहां पर उनके साथ भेदभाव होता है, और कई तरीकों से भेदभाव हो सकता है। वह मानसिक तौर पर भी हो सकता है, शारीरिक तौर पर भी वो प्रताड़ित किए जा सकती हैं। कई बार क्या होता है कि उनके शिकायत को सुना ही नहीं जाता है। इन सब चीजों पर आधारित एक रिपोर्ट आया है। यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है उसको लेकर के हमने देख लिया। अब इस पर एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान के एक सहायक प्रोफेसर हैं, निर्विकार जस्सल। इनकी एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने पूरा स्टडी किया है, रिसर्च किया है। और रिसर्च में जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया को कहीं ना कहीं हम डिनोट कर लेते हैं, कि एक क्षेत्र निर्धारित पहले कर लेते हैं कि इस क्षेत्र के आधार पर हम इस रिसर्च को करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है, हरियाणा को लिया है, यानी कि भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित यह रिपोर्ट इन्होंने किया है। इस पर इसमें जनवरी, और फिर एक तो हो गया, जब भी हम रिसर्च करें, अगर स्टडी करते हैं तो क्या हुआ, क्षेत्र हमने कर लिया, हमने क्या किया, टाइम पीरियड भी हम कर लेते हैं। ये हमारा सैंपल साइज होता है, हम कितने लोगों पर ये रिसर्च करने वाले हैं। उसमें हम देखते हैं कि वह किस लिंग से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका आयु वर्ग क्या है, ठीक है। और फिर इसके आधार पर हम इनकी समस्याओं को देखते हैं, इनके चुनौतियों को समझते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती है रिसर्च का हिस्सा होता है, और फिर हम अंततः जो है एक तरह के निष्कर्ष पे चलते हैं। यहाँ पर जब हम इस तरह के चीजों को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आंकड़े आते हैं, और उन आंकड़ों का फिर हम विश्लेषण भी किया जाता है। ये पूरा मेथोलॉजी मैंने आपको बता दिया है, तौर तरीका कि रिसर्च वर्क होता कैसे है, कैसे कोई रिसर्चर जो है स्टडी करता है, ये तौर तरीका मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो इस आधार पर हम लेकर के पहले मुद्दे को समझ लेते हैं कि पहला चीज क्या है, कि उन्होंने एक चीज फाइंड आउट किया कि भारत के संदर्भ में हमें ये रिपोर्ट तैयार करना है, और भारत में भी एक हरियाणा राज्य को लिया। हरियाणा राज्य लेने का क्या एक मोटो उनके मन में हो सकता है, इस पर विचार कीजिए। हरियाणा लेने का एक मतलब हो सकता है कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं बताई जाती है, शिक्षा का स्तर भी ऐसा बताया जाता है, और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वह भी बहुत बेहतर नहीं है। यदि महिला और पुरुष का जो लिंग अनुपात देखेंगे वह भी बहुत अच्छा नहीं है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसमें इन्होंने हरियाणा राज्य को लिया है। अगर टाइम पीरियड को देखें तो जनवरी 2015 से लेकर के नवंबर 2018 तक का समय इन्होंने लिया है। इसके बीच की घटनाओं को इन्होंने दर्ज किया, और इन्होंने कहा कि 4 लाख से अधिक जो है एफआईआर का डेटा, ठीक है, एफआईआर जो पुलिस स्टेशन में हुआ है, 4 लाख से अधिक डेटा का विश्लेषण किया गया है। इसी विश्लेषण के आधार पर बहुत तरीके के चीजों का उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। तो अब उन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस रिपोर्ट का उन्होंने उद्देश्य क्या रखा है। रिपोर्ट में लेकर के कहा गया है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, कि महिलाएं जो है जब एफआईआर करने जाती हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में, अदालत में जाती हैं, चाहे वकील के पास जाती हैं, जब निर्णय के लिए कोर्ट जाती हैं, इन सभी स्तर पर यह देखा गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है। तो भेदभाव किस स्तर का है, कितना हुआ है, इन सभी चीजों का अध्ययन करना इस रिपोर्ट का एक उद्देश्य था। चलिए, इतना मामला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि डेटा कलेक्ट होता है रिसर्च में, और फिर उस डेटा का हम विश्लेषण करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पे हम चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर फिर यहाँ पर कुछ कंक्लूजन आया है, निष्कर्ष आया है, उसको हम समझ लेते हैं, और इसको हम 2-3 स्टेज पे समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले स्टेज पे क्या होगा, मान लीजिए किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होता है, दहेज उत्पीड़न को लेकर के बातें की जाती है, या छेड़खानी होती है, किसी तरह का उत्पीड़न होता है मानसिक या शारीरिक तौर पर, तो वह महिला पहले क्या करेगी, जाहिर सी बात है, पहले एफआईआर दर्ज कराएगी, और एफआईआर दर्ज कराने कहाँ जाएगी, नजदीकी पुलिस थाने में पहुंच जाएगी, या जहां भी उसकी इच्छा होगी उस पुलिस थाने में पहुंचती है। तो पहला स्टेज जो है हमने इसलिए पुलिस थाने में लिया है कि पुलिस थाने पर उनके साथ क्या क्या भेदभाव हो रहा है, इस रिपोर्ट के आधार पर। जब भी हम बात करें, आज के पूरे लेक्चर को समझे, तो इस रिपोर्ट को इर्द गिर्द में ध्यान में रखें, ठीक है। एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति का लिंग यहां पर मायने रख जाता है।
अब समझे, पुलिस थाने पे कोई महिला गई है रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहां पर पुलिस थाने की स्थिति यह है कि रिपोर्ट दर्ज कराने कौन आया है, उसका लिंग क्या है, जेंडर क्या है, यानी कि पुरुष आया है या महिला रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। यदि कोई पुरुष रिपोर्ट दर्ज कराने आया है, तब इस बात की संभावना अधिक रहती है कि एफआईआर दर्ज कर लिया जाए और उस पर कार्रवाई जो है वह त्वरित हो सके। लेकिन यदि अगर महिला जाती है वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज कराने, तो देखा गया है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं होते हैं, जो वांछनीय नतीजा होता है वह नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के समय ही महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया। पहली बात तो आप ये समझ गए, महिला द्वारा मामला दर्ज कराने पर उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिलता है और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। महिला की ओर से किसी पुरुष शिकायतकर्ता के मामला दर्ज कराने पर कम परेशानी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत खूबसूरती से बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको बताया गया। आप इंडियन एक्सप्रेस को आज अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन सब चीज़ों में, ताकि अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो सामाजिक मुद्दों पर जो आपकी सोच है वह बहुत बेहतर हो जाएगी और फिर इसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर जीएस का पेपर 1, पेपर 2 और इथिक्स के पेपर में भी और एसए के पेपर में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा यूपीएससी में। ठीक है? तो यहाँ पर यह कहा गया है कि महिला जब जाती है तो एफआईआर या तो दर्ज होता है, नहीं होता है, बेनतीजा होता है, वांछनीय परिणाम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसी महिला के साथ यदि कोई पुरुष चला जाता है या कोई पुरुष उसकी तरफ से शिकायत दर्ज करता है, उसके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, संबंधी हों, कोई भी, तो ठीक-ठाक कार्रवाई देखने को मिलती है। यानी कि स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लिंग के आधार पर पुलिस थाने में भेदभाव होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिकायतों की स्थिति को लेकर देखते हैं। एक थाने पर हो गया, अब शिकायतों की स्थिति में देखेंगे तो यदि महिलाओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतें होती है तो पुलिस स्टेशन से अदालत तक जाने की संभावना ही कम होती है। शिकायत दर्ज हो गया, पहले तो शिकायत दर्ज होने में ही समस्या हो गई, एफआईआर होने में ही, ठीक है। और यदि एफआईआर दर्ज हो भी गया तो जाहिर सी बात है पुलिस का काम है कि उसको अदालत तक पहुंचाए, लेकिन वो मामला जो है फाइल में ही लटका रह जाता है। महिलाओं के संदर्भ में देखा गया है ऐसे मामलों के अदालत में पहुंचने के बाद सजा मिलने की संभावना भी बेहद कम देखी जाती है। यदि पुलिस स्टेशन से एक तो मामला कोर्ट तक पहुंचने की संभावना बहुत कम रहती है। यदि कोर्ट तक मामला पहुंच भी गया तो उसको निर्णय हो, सुनवाई त्वरित समय पर हो सके, इसकी भी संभावना कम देखी जाती है। ये सभी महिलाओं के संबंध को लेकर के बातें कर रहा हूं। महिलाओं द्वारा दर्ज किए गए मामलों में सजा की दर यदि देखेंगे तो केवल 5% है। अब अपने आप में यह अब हम सबों के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि यदि महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए कितनी वो शिकायत दर्ज करा रही हैं और कोर्ट तक कितना मामला जा रहा है, सुनवाई हो रहा है और फिर जो सजा दी जाती है वह केवल 5% ही है। निश्चित तौर पर हमारे लिए सामाजिक जब सरोकार की बात करते हैं तो उस पे एक गहरा आघात यह जो है विश्लेषण पहुंचाता है। पुरुष द्वारा दर्ज किए गए मामलों में सजा की दर जो है वह 17.9% जबकि देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए काफी इससे बढ़ोतरी देखी गई है यहाँ पर पुरुषों के संदर्भ में। घरेलू हिंसा के संबंध में यदि शिकायत की जाती है, अब शिकायत की जो है प्रवृत्ति को देख लेते हैं, उसकी प्रकृति को देख लेते हैं, उसके आधार पर बात करते हैं। महिलाओं के साथ सबसे अधिक जिस चीज़ की हिंसा देखी जाती है, वह घरेलू हिंसा होती है। यानी कि कह सकते हैं कि महिलाएं अपने घर में ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि महिलाएं घर के बाहर निकलेंगी तो तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और घर के बाहर वह असुरक्षित है। लेकिन दुनिया भर की रिपोर्ट ये कहते हैं कि महिलाएं अपने ही घर में चारदीवारी में सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ देखेंगे जितने भी एफआईआर आते हैं, अब इसमें कितना लिया उन्होंने, 4 लाख एफआईआर का डेटा लिया है, उसका विश्लेषण किया गया है, तब ये चीजें बताई गई है। 4 लाख केसेस अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। तो इसके आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले घरेलू हिंसा को लेकर के चर्चा की जाती है। महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम या बलात्कार कानून के दुरुपयोग के ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि बलात्कार के या छेड़खानी के आरोप जो लगाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, या खास करके घरेलू हिंसा का मामला जो लगाया जाता है, कई बार देखा जाता है कि कोई महिला है वह घरेलू हिंसा का मामला लगाती है अपने ससुराल वाले पक्ष के तरफ, तो यह देखा गया है कि लोगों का कहना है कि इसमें मामले ज्यादातर झूठे होते हैं। पर यह रिपोर्ट जो है वह कह रहा है कि नहीं, 4 लाख डेटा के आधार पे, 4 लाख एफआईआर केसेस के आधार पे, कि इस तरह के मामले जो हैं उसके सबूत कम मिले हैं, बल्कि इसकी सही होने की पुष्टि अधिक हुई है। यानी कि महिला अधिक मामलों में सही थी। और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं को एफआईआर दर्ज होने से पहले पुलिस स्टेशन में अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। होना क्या चाहिए था कि घरेलू हिंसा का शिकार जब भी कोई महिला हुई है, यदि पुलिस स्टेशन जाती है तो त्वरित कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई महिला अपने
घर में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर वह कहाँ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस कई बार क्या कोशिश करती है कि जब भी कोई महिला एफआईआर लिखाने जाती है, दर्ज कराने जाती है, तो पुलिस कोशिश करती है कि समझौता हो जाए। महिला को ही उल्टे समझाया जाता है कि गलती आपकी है, आपको समझौता कर लेना चाहिए, परिवार टूट सकता है, वगैरह-वगैरह बहुत तरह की बातें होती हैं। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय अधिक लगता है और महिलाओं के हित जो है वहाँ बाधित होते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है इस रिपोर्ट के आधार पर कि महिलाएं जब यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने जाती हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन पर अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। समय को लेकर के भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया इस रिपोर्ट ने कहा है, शिकायतकर्ताओं के लिए औसत प्रतीक्षा समय जो पुलिस स्टेशन पे है वो 7 घंटे है। अब यहाँ पर शिकायतकर्ता की बात की गई है औसत रूप से, यानी कि महिला पुरुष दोनों ही इसमें शामिल है। कोई भी शिकायतकर्ता जाए तो औसत देखा गया कि 7 घंटे का समय पुलिस स्टेशन पे लगता है। लेकिन हिंसा की शिकायत करने वाली कोई महिला जब जाती है शिकायत करने के लिए तो यह 2 घंटा औसतन बढ़ जाता है और इसकी समय अवधि जो है वह 9 घंटा हो जाती है। यानी कि किसी एक महिला को यदि हिंसा का मामला है, घरेलू हिंसा का मामला है, शिकायत करने पहुंचती है तो अपनी शिकायत को दर्ज कराने में कम से कम पुलिस स्टेशन पर 9 घंटा समय गुजारना होगा और अपने आप में इतना वक्त जो है किसी महिला के लिए वह बेहद कष्टदायी हो सकता है। न्यायपालिका की स्थिति को जरा देखते हैं। पुलिस स्टेशन की स्थिति को हमने देखा, शिकायत के आधार पर स्थिति को देखा। अब देखते हैं कि न्यायपालिका में क्या स्थिति है। न्यायपालिका जो है लोकतंत्र में अगर देखें तो कहते हैं कि यह जो है न्याय की अवधारणा, लोग वहां जब सब चीजों से ऊब जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो जाहिर सी बात है लोगों का, जो पिछड़े लोग होते हैं, वंचित लोग होते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद जो है वह न्यायपालिका से होती है। इसीलिए हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक हो जाएगा कि कोई महिला है, यदि पुलिस स्टेशन में उसके साथ भेदभाव लिंग के आधार पर किया जाता है, शिकायत की प्रवृत्ति में भी लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, उनको पुलिस स्टेशन में अधिक समय गुजारना पड़ता है और उनके ऊपर ही आरोप लगाया जाता है कि आपका मामला झूठा हो सकता है। इन सभी चीजों से आगे बढ़ते हुए न्यायपालिका की तरफ जब हम पहुंचते हैं तब ये रिपोर्ट न्यायपालिका के संदर्भ में क्या कहती है, हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है। यानी कि अंतिम चरण में अब हम पहुंच गए हैं। जब कोई न्यायाधीश, मान लीजिए मामला पुलिस स्टेशन से अदालत में पहुंच गया है, सुनवाई चलती है और भारत में तो आप जानते हैं तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो जब फाइनल स्टेज में पूरी सुनवाई पूरी होकर के अंतिम फैसला आना है, जज ने कह दिया कि फलाने तारीख को हम इस केस का फैसला सुनाएंगे, फैसला जज के द्वारा लिखा भी जा चुका है। अब जब न्यायाधीश जो है फैसला सुनाते हैं तो तब भी ये होता है कि फैसला जो है वह महिलाओं के पक्ष में कम देखा गया है, महिलाओं के लिए वो प्रतिकूल फैसला होता है, उनके अनुकूल नहीं होता है। यानी कि उस फैसला का झुकाव जो है वह पुरुष पक्ष के तरफ अधिक देखा गया है। जबकि मैं बता दूं, यह रिपोर्ट कह रही है कि मुद्दों में, जो शिकायत वाले मामले हैं उसमें महिलाएं सही साबित हो रही है, लेकिन जब अंतिम फैसला आ रहा है, फैसला पुरुष के पक्ष में जा रहा है, महिला के विपक्ष में जा रहा है। तो यानी कि यहाँ जो न्यायाधीश अंतिम रूप से फैसला सुना रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं ये बात देखी गई है कि न्यायपालिकाओं में भी महिलाओं को लेकर के बहुत जो है उसमें उत्साह नहीं दिखता है, महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी चीजें नहीं आती है। इसके क्या वजह हो सकते हैं, यहाँ पर यह विचार करना जरूरी होगा। इसलिए कहते हैं बिटवीन द लाइन्स स्टडी करना यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। और यूपीएससी के एस्पिरेंट यहाँ रुक के सोचेगा कि यदि महिलाओं के पक्ष में बहुत अधिक फैसले नहीं आ रहे हैं, उनके संबंधी जो पुरुष हैं, उनका पति हो सकता है, भाई हो सकता है, देवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके पक्ष में वो फैसला चला जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि हमारी जो पूरी न्यायपालिका की स्थिति है उसमें देखेंगे अधिकांशतः वकीलों की जो संख्या है वह पुरुषों की है। वहां पर जो पेश करने वाले पेशकार होते हैं केसों को लेकर के, उसमें भी पुरुषों की संख्या अधिक देखी जाती है। और खास करके सबसे अहम न्यायाधीशों की संख्या को लेकर के बात कीजिए तो उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है भारत में न्यायाधीशों को लेकर के। तो पूरा वर्ग जो है न्याय करने वाला, पूरा प्रोसेस की जांच करने वाला पुलिस व्यवस्था में वो पुरुष है और उसको किसके लिए काम करना है? महिला के लिए। तो यहाँ पर संवेदना जो है वह कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। मैंने संवेदना शब्द का इस्तेमाल किया, स्वयं वेदना का तो इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि संवेदना हो जाए वही काफी है, स्वयं वेदना की तो मतलब उम्मीद भी नहीं की जाती है, ऐसे बहुत सारे कवि फिलोसफर कहते रहते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि यह देखा गया है कि न्यायाधीश जब अंतिम रूप से फैसला सुनाते हैं वह भी महिला के पक्ष में नहीं जाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि देखिए यदि आप महिला को न्याय दिलाना चाहते हैं ना, तो ये तरीका नहीं हो सकता कि केवल हम बहुत सारे महिला थाने का निर्माण कर दें। जैसे पिंक पुलिस स्टेशन आजकल चलने लगा है काफ़ी जगह पर, दिल्ली में आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। तो केवल आप महिला थाने का अधिक निर्माण कर दीजिए या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा इससे समस्या का समाधान? आप कह रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि महिला के लिए एक अलग पुलिस स्टेशन बना दें। हम चाह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसका अधिक से अधिक निर्माण करें ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट कहता है अपने निष्कर्ष में कि यह पर्याप्त नहीं है। अब क्यों नहीं पर्याप्त है? जैसा मैंने पहले ही कहा कि सिस्टम जो पूरा ऊपर से नीचे तक है उसमें महिलाओं की संख्या ही बहुत कम है। अब जब महिलाओं की संख्या कम है, हर लेवल पे आप काम तो कर रहे हैं, आप संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, आप नीतिगत चीजों को ला तो रहे हैं, लेकिन उन नीतिगत चीजों का जो फैसला लेने वाला व्यक्ति है वह लिंग के आधार पर पुरुष है और उसको महिला के लिए काम करना है। तो जाहिर सी बात है वहां यह संभावना बनी रह जाती है। पूरी आरोप नहीं लगाया जा सकता पुरुष पे कि नहीं पुरुष तो पक्षपात ही करते हैं, लेकिन संभावना तो बनी रह जाती है कि संभव है महिला के लिए वह फैसला ना आए। यदि इस सिस्टम में पूरे महिलाओं की संख्या बढ़ जाए, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाए, पुलिस स्टेशन में महिलाओं की संख्या बढ़ जाए, तो जब भी कोई महिला शिकायत लेकर के जाएगी उसकी बातों को वह अधिक तत्परता से सुन सकती है, समझ सकती है और संभव है कि उनकी संवेदनाएं उनके साथ जुड़ेगी और वह बेहतर निर्णय उनके पक्ष में आता जाएगा। अब समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इन सब चीजों पर जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। पिंक पुलिस स्टेशन बनाने की बात की जाती रही है, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात और है, यहाँ पर रिपोर्ट कहती है कि आप अधिक से अधिक महिला थाना बना लीजिए, इससे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। पिंक पुलिस स्टेशन बना तो रहे हैं अधिक से अधिक, लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा कि उस पुलिस स्टेशन में महिला जो थानेदार हैं उनकी नियुक्ति हुई है नहीं, क्योंकि पुलिस की संख्या तो ऐसे भी देश में बहुत कम है और उसमें भी महिला पुलिस की संख्या तो और भी कम है। तो केवल आप पुलिस स्टेशन बना लीजिए, ऐसा देखा गया है कई राज्यों में कि पिंक पुलिस स्टेशन में पुरुष थानेदार वहां बैठा हुआ है, पुलिस कर्मी जो है पुरुष है, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना एक अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन यहां भी एक समस्या है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें लेकिन उस पर उधर से कुछ रिप्लाई तो आए, त्वरित कार्रवाई तो हो, यही नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप देखें कि कोई महिला थाने पे जा रही है तब तो 9 घंटे का समय लग रहा है उसका एफआईआर दर्ज करने में, शिकायत दर्ज करने में। तो ऑनलाइन पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी इसको लेकर के समस्या बनी रहती है। लेकिन ये एक तरीका जरूर है, अगर त्वरित कार्रवाई हो, यदि इच्छा शक्ति हो, प्रशासन की इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, नीति निर्माता जो है उनका विल पावर एक तरह से हो कि हमें महिलाओं के लिए न्याय के लिए काम करना है, अपने समाज को समतामूलक बनाना है, समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए काम करना है, उनको मुख्य धारा में लाना है, तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा माध्यम जरूर हो सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई होने के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अभी ही हाल ही में सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक सेमिनार में यह बात कहा है कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख होते रहे, इसीलिए समय के साथ जो भी जजेज हैं उनको कहा गया है और उन्होंने कुछ समय पहले भी डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कहा है कि आप किसी भी केस को लेकर के टाइम पीरियड डिफाइन कर दीजिए, आप बता दीजिए कि कितने दिन में ये सुनवाई पूरी हो जाएगी, बार बार लंबा ये केस ना खींचता चले। वो जो डायलॉग कहते हैं ना तारीख पे तारीख शनि देओल के मूवी वाला, वो नौबत ना आए। तो यहां पर समय निर्धारित करना पड़ेगा, ताकि इससे क्या होता है ना, लोगों को न्यायपालिका के प्रति विश्वास जगता है। नहीं तो यहां क्या होगा, लोग सोचते हैं हाँ केस कर दो 10 साल 15 साल बाद होगा, तो क्या होगा, न्यायपालिका के प्रति विश्वास की कमी हो गई और फिर इससे क्या होगा, समाज में अराजकता बढ़ जाएगी, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की जांच में महिला पुलिस अधिकारियों का शामिल होना, इसकी चर्चा मैंने बार बार कहा है कि महिला पुलिस बल जो है वह कम है पुलिस में, और कई बार देखा जाता है कि काम जो है घरेलू हिंसा का मामला आया है, बलात्कार के केसेज आए हैं, छेड़खानी के केसेज आए हैं, दहेज को लेकर के मामला गया है, महिला थाने पहुंची है, उसके जांचकर्ता कायदे से होने चाहिए कोई महिला अधिकारी, लेकिन वहां पर चूंकि हमारे पुलिस में महिला पुलिसकर्मी की कमी है तो पुरुष ही उसकी जांच कर रहे होते हैं और कई बार ये देखा जाता है कि वह बहुत ज्यादा संवेदना के तौर पे केस से नहीं जुड़ पाते हैं, वह केस को सिर्फ अपनी एक ड्यूटी समझ करके, काम समझ के निपटाते रहते हैं और महिलाओं के मुद्दे पे, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे पर संवेदना की बहुत ज्यादा जरूरत मांग की जाती है पुलिस बल से। सरकार द्वारा क्या क्या किए गए प्रयास हैं, ये अपनी तरफ से है, मतलब रिपोर्ट वहीं तक था, रिपोर्ट में वो सारी बातें हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सरकार जो है इन सब स्थिति से निवारने के लिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी करने के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो सके, इन सब चीजों को करने के लिए अपने तरफ से क्या प्रयास कर रही है। यहाँ पर कुछ कानून यहाँ पर मैंने लिख दिया है। निश्चित तौर पर एक लेक्चर में यह संभव नहीं है, करंट अफेयर्स के छोटे से लेक्चर में, कि सभी कानून का विस्तार से चर्चा किया जाए, तो मैंने कानून यहाँ पर लिख दिया है। अब आपका एक दायित्व है, यहाँ पर एक असाइनमेंट है, आप इस कानून सब के बारे में क्या क्या जानते हैं
वह जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और कोशिश कीजिएगा इस पर एक नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि जितने भी कानून यहाँ लिखे गए हैं वो बहुत अच्छे एक्ट हैं, और उसको अगर तैयार कर लेंगे तो कभी भी एस्से वगैरह में इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो इसका चर्चा करके आपका जो आंसर राइटिंग होगा या फिर आपका जो एस्से राइटिंग होगा उसका वेटेज बढ़ जाएगा, वह हेल्दी हो जाएगा। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। तो अनैतिक व्यापार को लेकर के बातें की गई, उसको लेकर के कि यदि इसको रोकथाम के लिए 1956 में एक्ट आया। उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम, मैं थोड़ा-थोड़ा बताता चलूँगा। दहेज निषेध के लिए अधिनियम लाया गया था 1961 में, इसको लेकर के महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की बात की गई है। इसके अलावा सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं नियमावली 1987। आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ होता था कि सती प्रथा की एक प्रथा बना हुआ था, लेकिन समय के साथ इसे अंत कर दिया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, मैंने 2 बातें कही थी कि महिलाएं सबसे अधिक जो है अपने घर में ही असुरक्षित हैं, तो एक यह कानून आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, निश्चित तौर पर समय के साथ जो है महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, तो वो कार्यस्थल पे जाएंगी ही। काम करने के लिए उनके लिए अच्छा माहौल होना चाहिए, इस बात की उम्मीद की जाती है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण हो। यदि ऐसा नहीं होता है, उसके लिए फिर क्या किया जाएगा? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है तो रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। ठीक है, तो इतने सारे कानून हैं, आप इसका सही से एक बार अध्ययन कर लें और इसके बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, और आप जानते हैं मैं जवाब नहीं दिया करता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है आप जवाब बेहतर दे लेंगे, और आप में से अधिकांशतः लोगों का मैं जवाब देखता भी हूं, आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब देते हैं। और जो मैं असाइनमेंट देता हूं, मुझे खुशी होती है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, भाषा का प्रभाव भी आपका अच्छा होता है और जानकारी भी आपकी अच्छी होती है। तो यह चीज़ जो है लगातार करते रहिए। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, इसकी चर्चा हमने इस लेक्चर में की है। यदि आप भूल गए होंगे तो पीछे जाकर के देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वर्ष 1961, 1962, 1963 और 1971, ये 4 विकल्प में कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जवाब जरूर दीजिए। किसी दूसरे मुद्दे पर आपको लेक्चर चाहिए, यदि लगता हो कि कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से कॉम्प्लेक्स आपको लगता हो और आपको लगता हो कि हम आकर के उस पर बातें करें, हम लोग चर्चा पर चर्चा करें, ताकि वह टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए, उस पर काम करना, उस पर बातें करना एग्जाम के नजरिए से आपके लिए बेहतर हो जाए, तो वह टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।